जानेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2014 के उच्च प्राथमिक 6 to 8 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 30 फरवरी 2014 को हुआ था। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें वह कथन बताना है जो गलत है। फर्स्ट है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। सेकेंड है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। थर्ड है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और फोर्थ है कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी सारे कथन हमारे बिल्कुल सही हैं कि जो वंशानुक्रम होता है ये माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। वंशानुक्रम कैसे होता है? जो माता पिता होते हैं इनसे संतान में होता है गुणों का संचरण, यानी इनके गुण जो होते हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं माता पिता के। सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का है परिणाम। विकास एंड डेवलपमेंट क्या है? ये प्राणी और उसके जो पर्यावरण होता है इसके अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। वहीं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ये वंशानुक्रम है। ये भी बिल्कुल सही है। तो व्याख्या भी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो वंशानुक्रम है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन है, ठीक है। शोधन नहीं है, कैसा है? पूर्ण योग है। नेक्स्ट है कि साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम कि ये सभी। तो साहचर्य की बात करें तो ये सभी हैं साहचर्य के नियम। कौन से? समानता के नियम, समीपता के नियम और वैषम्य के नियम, ये सभी साहचर्य के नियम हैं। व्याख्या है कि साहचर्य का नियम होता है समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य के नियम, ठीक है। कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही देश है। अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना कि चिंतन। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, यही होता है सीखना। किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम यानी कि सीखना है, ठीक है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम यानी कि सीखना। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रेम करने के प्रवृत्ति क्या क्या कहते हैं। तो यानी कि जब अपने आप को इंसान प्रेम करना है तो वो वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति की हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो यदि अपने आप को इंसान प्रेम करता है तो ये प्रवृत्ति कहलाती है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति। व्याख्या है कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में जो नार्सिसिस्ट हैं इन नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है और इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं इसे ही हम नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। देश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण की जलवायु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। व्याख्या है कि मार्स और बिंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की जो बुद्धि होती है ये आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है, तो वातावरण द्वारा जो जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो मार्स और बिंगो ने क्या कहा था
कि मानव व्यवहार की हर एक विशेषता है ये वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है इसका फल होती है। वंशानुक्रम द्वारा क्या होता है कि जो मनुष्य की बुद्धि होती है ये आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित होती है, जबकि वातावरण द्वारा क्या होता है इस तरह की जन्मजात योग्यता के विकास के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट है कि पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन बी है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, थर्ड है सह संबंधी प्रतिनिधि का मान, फोर्थ है समोच्च प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को हम केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। व्याख्या भी है कि पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का हम मान कहते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी शामिल होते हैं। तो पूरे आवर्ती वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्या कहते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसमें कौन शामिल होता है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। कौन? माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी हमें उस विशेषता के बारे में बताना है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ऑप्शन बी है कि वे हमेशा सफल होते हैं, थर्ड है कि वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और फोर्थ है वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो अगर बात करें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता जो नहीं है, ऑप्शन बी कि वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा सफल हो। बच्चा है पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करेगा, कार्य के समय आनंद अनुभव करेगा और कठिन कार्यों में वह उच्च स्तर की क्या करेगा? ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। व्याख्या भी है कि यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। यानी जब किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने को प्रयत्न किया जाता है, प्रयत्न करता है वो स्वयं कार्य करने का, तो वो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। इसमें बालक क्या होता है? चुनौतीपूर्ण कार्य करता है, कार्य करते समय आनंद उठाता है और कठिन कार्यों में ये उच्च स्तर की ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है। इस तरह के बालक हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा सफल हों ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चाहे आंतरिक रूप से हो चाहे बाहरी रूप है, पर बच्चे की सफलता जो है वो हमेशा निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो के रॉस? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने। रूसो ने कहा था कि बालक जो है वो एक ऐसी पुस्तक के समान होता है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का कि प्रशासक का? तो अगर बाल मनोविज्ञान की बात करें तो इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक यानी कि स्टूडेंट्स का। ठीक है, मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है। व्याख्या है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक का। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। यानी कि वर्तमान समय में कैसे शिक्षा दी जा रही है? ऐसी शिक्षा जो बाल केंद्रित हो, यानी कि जिसमें सेंटर में कौन हो? बालक हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा होती है, शिक्षण पद्धति होती है, ये सब बालक के हिसाब से ही होती है। जैसा बालक होता है उसी के हिसाब से प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया में कौन सी पद्धति में है?
ऑप्शन ए है आगमनात्मक, सेकंड है निगमनात्मक, थर्ड है दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। तो अगर हम सामान्य से विशेष की बात करें तो वही निगमनात्मक में जाती है। निगमनात्मक मतलब जहाँ पे नियम पहले होते हैं और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। तो ना से नियम और ना से निगमनात्मक, ठीक है। जहाँ पे नियम से उदाहरण की ओर जाता है तो वहाँ पे निगमनात्मक होती है। ये कैसी होती है? सामान्य से विशेष यानी जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। व्याख्या भी है कि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। ये नियम से उदाहरण की ओर होता है। नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कि निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत क्या होता है? ये सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाती है, यानी पहले नियम दिए जाते हैं फिर उदाहरण। और जो नई प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी ये विधि है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात करें तो वो हमारी हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना, ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वो है सामूहिकता की भावना। व्याख्या भी है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सामूहिक भावना की प्रबलता। प्रबलता किसमें रहती है? सामूहिक भावना में। आत्मनिर्भरता की भावना, और किसकी भावना रहती है? आत्मनिर्भरता की। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, वृद्धि किसमें होती है? मानसिक योग्यताओं में। शारीरिक विकास में स्थिरता, स्थिरता किसमें रहती है? शारीरिक विकास में। रचनात्मक कार्यों में आनंद होता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन, ठीक है, ये सभी होती हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसायिक की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन की सभी। तो अगर बात करें किशोर अवस्था की तो इसमें संवेगों की जो तीव्रता है इन सभी से प्रकट होती है। किस प्रकार प्रकट होती है? इन सभी से, जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थितियाँ जो होती हैं उनके साथ क्या? समायोजन, ठीक है। व्याख्या भी है कि किशोर अवस्था में नए प्रकार की परिस्थितियों का समायोजन, समस्या के परिणाम स्वरूप संवेगिक भावना का विकास होता है तीव्र। ये परिस्थितियां कई होती हैं, जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और सामाजिक परंपराएं आदि, ठीक है। नेक्स्ट है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो अगर बात करें 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले तो ये प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे। कौन से IQ में रखेंगे? प्रतिभाशाली। व्याख्या भी है कि टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। टर्मन की श्रेणी निम्नलिखित थी। तो टर्मन ने कब बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की? 1916 में। उन्होंने क्या कहा? जो 140 से प्लस वाले होते हैं वो कैसे होंगे? प्रतिभाशाली, ठीक है। तो इन्होंने बुद्धि लब्धि की सारणी 1916 में इस तरह से दी कि जिस भी 130 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि है वो प्रतिभाशाली है, जिसकी 121 से 130 है वो प्रखर बुद्धि है, जिसकी 111 से 120 है वो तीव्र बुद्धि है, जो 91 से 110 है वो सामान्य बुद्धि है, जो 81 से 90 तक है वो मंद बुद्धि है, जो 71 से 80 तक है वो अल्प बुद्धि है, जो 71 से कम है वो जड़ बुद्धि है। तो 71 से कम जितने भी बच्चे होंगे जो जड़ बुद्धि में, 71 से 80 तक ये अल्प बुद्धि में, 81 से 90 तक ये मंद बुद्धि में, 91 से 110 से सामान्य बुद्धि में, 111 से 120 से तीव्र बुद्धि में, 121 से 130 से प्रखर बुद्धि और 130 से अधिक जितने भी हैं वो प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो
जेम्स ड्रेवर, रॉस की स्किनर। तो सही आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। जो सृजनशीलता है ये मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की है मानसिक क्रिया। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। व्याख्या भी है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार एक सृजनशीलता की बात करें तो सृजनशीलता ये मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की है मानसिक क्रिया। नेक्स्ट है कि प्रयास और भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर और पावलव। तो ये है थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक। व्याख्या भी है कि अधिगम सीखने के क्षेत्र में प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ईएल थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि किसी कार्य करने में जो त्रुटि या गलती करते हैं और अनेक बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या या फिर गलतियों की संख्या कम की जाती है या फिर समाप्त कर दी जाती है, तो इसे सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहते हैं। क्या कहा है ईएल थॉर्नडाइक ने? इन्होंने प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं और उसको करने में हमारी जो त्रुटि, जो मिस्टेक, जो गलतियां होती है उनको अगर बार बार प्रयास करके उनमें सुधार कर लेते हैं या फिर उन्हें कम कर देते हैं तो वही प्रयास द्वारा सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सीखने के पठार के क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये तो सही है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो सीखना चाहता है, उसको प्रेरित भी कर सकते हैं और प्रोत्साहित भी। सेकेंड है कि सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। सीखने की कौन सी अच्छी विधि का? थर्ड है उसे दंडित करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। हमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति को दंडित नहीं करना चाहिए। दंडित वाला बिल्कुल रॉन्ग में चला जाएगा, तो ऑप्शन सी ही सही है। क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही है। जबकि इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनके कारणों का अध्ययन कर सकते हैं, सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं और सीखने की अच्छी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्याख्या है कि सीखने के पठार का अर्थ है कि सीखने में अवनति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता है वो रुचि नहीं लेता है या फिर थक जाता है तो अधिगम में पठार आ जाता है। क्या होता है कि सीखने के पठार से मतलब कि सीखने में अवनति होना, यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता है, जो सीखने वाला व्यक्ति है वो रुचि नहीं ले रहा है या फिर वो थक रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो अधिगम में पठार कहलाता है। और अधिगम के पठार का निराकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अधिगम करता जो है उसको प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, अधिगम की जो अच्छी विधि है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अधिगम में पठार के कारणों का है उसको अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी सीखने वालों को हमें दंडित नहीं करना चाहिए। दंडित करना एक रोंग में चला जाएगा और हमें रोंग नहीं करना है। ठीक है, निगेटिव पार्ट को हमें बिल्कुल अलग करना है। सी टेट हो या यूपी टेट हो, किसी में भी बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में एक क्रमशः मंद होती है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब सीखने में प्रारंभ की गति तेज है लेकिन धीरे धीरे ये मंद होती चली गई तो वो कौन सी कहलाती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्स्ट है कि उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। सेकेंड है नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व। थर्ड है मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन कर्व लाइन। फोर्थ है वक्र रेखा नहीं होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स कर्व यानी उन्नतोदर वक्र। कौन सा वाला वक्र? कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, देखो दे भी रखा है जी। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है? तीव्र है, लेकिन धीरे धीरे वो मंद होती चली गई तो वो कॉन्वेक्स कर्व होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कि दो व्यक्तियों में, यानी कि दो व्यक्ति हैं उनमें शारीरिक भिन्नता होना। सेकेंड है कि दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। थर्ड है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। फोर्थ है कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब होता है कोई भी दो व्यक्ति है, ना तो वो शारीरिक रूप से, ना तो वो मानसिक रूप से और ना ही संवेगात्मक दशा में, किसी भी दशा में वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या तात्पर्य इसका है कि कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना।
सेकेंड है कुसमायोजन का निराकरण करना। थर्ड है ए और बी दोनों। फोर्थ है कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य होता है इसकी रक्षा करें और कुसमायोजन का क्या करें? निराकरण। इसका निराकरण करें? कुसमायोजन का। ठीक है, साथ ही बालक के मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों के मानसिक क्षमता की वृद्धि करें, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकें ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से क्या हो सके? विकास, और बालक अपने वातावरण के साथ क्या कर सके? समायोजन कर सके। तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि बालकों की जो मानसिक क्षमता होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसमें वृद्धि होती है। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला गलत प्रभाव है उसको भी रोका जा सकता है और मस्तिष्क पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ठीक है, और अपने वातावरण के साथ क्या कर सकते हैं? ये समायोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो इनके हमें माध्यिका बतानी है। तो ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 23। तो अगर इनकी हम 7 छात्रों के अंकों की माध्यिका निकालेंगे तो 40 यानी कि 40 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न में दे रखा था आरोही क्रम में रखने पर हमें नई श्रेणी प्राप्त होगी। मध्यिका निकालेंगे n+1/2 बापत यानी n बराबर आंकड़ों की संख्या, और इस तरह से हमारी मध्यिका कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। यानी कि हमें सबसे पहले इन सबको जो है वो आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखने के बाद n+1/2, और n मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं? 7 है, +1 कर दिया जाता है बटा 2, तो 7 और 1 8, और दो एक कम 2 चक्कू 8 यानी चौथी संख्या। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब 40। यानी ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुचि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है योग्यता, सेकंड है अवधान, थर्ड है दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। रुचि यानी इंटरेस्ट की बात करें तो इसका संबंध होता है अवधान से। किससे होता है? अवधान से। व्याख्या भी है कि मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि रुचि यानी कि इंटरेस्ट वह आंतरिक प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया है इनके प्रति ध्यान देने के लिए करती है प्रेरित। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध, इंटरेस्ट का किससे होता है? अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा, सेकेंड है सीखने का स्थानांतरण, थर्ड है भग्नाशा, फोर्थ है चिंता। तो अगर सीखा हुआ जो ज्ञान है, कौशल है या फिर विषय है उसका हम अन्य परिस्थितियों में उपयोग करते हैं तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। व्याख्या भी है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या फिर विषय का जब किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्य। तो सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या फिर विषय है जब उसका हम किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम सीखने का स्थानांतरण। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, नंबर 3 शून्य। नेक्स्ट है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? उत्तेजना, आवर्ती, सामान्यीकरण, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तेजना। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना है। कौन सा है? उत्तेजना है। ठीक है। व्याख्या है कि पावलोव द्वारा प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो पावलोव द्वारा क्या किया गया? प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत का दिया गया प्रतिपादन, और इसे हमने क्या कहा? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान कैसा होता है? प्रथम सोपान की अगर बात करें तो उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में ये व्यवहार का कारण बन जाती है। तो पावलोव ने क्या प्रतिपादित किया? अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे क्या कहा गया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा गया। प्रथम सोपान क्या होता है? इसका उत्तेजना, और ये किसी विशेष अनुक्रिया के साथ क्या होती है? लगी हुई, और अंत में ये क्या बन जाती है? कि अंत में ये व्यवहार का कारण बन जाती है।
नेक्स्ट है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति की बात करें तो ये क्या है, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। कथन किसका है, फर्स्ट है मैकडूगल, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है रॉस, फोर्थ है ड्रेवर। तो स्मृति की बात करें तो ये सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये है वुडवर्थ का। किसका है, वुडवर्थ का है। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का है कैसा उपयोग, सीधा उपयोग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा या फिर दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, उपयुक्तता की उपयुक्त दोनों, ए और बी। तो दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं पूछा है तो वो है उपयुक्त ए। व्याख्या भी है कि जो उद्दीपन की स्थिति है ये ध्यान को आकर्षित करने की बाहरी दशा है, जबकि आवश्यकता ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। तो उद्दीपन की स्थिति क्या है, ध्यान को आकर्षित करने की बाहरी दशा, जबकि आवश्यकता यानी कि नीड क्या है, ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा। नेक्स्ट है कि संवेग की उत्पत्ति डेज से होती है, आदत, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक विकास, संपत्तियों के निर्माण। तो संवेग की बात करें तो इनकी उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। किससे होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है। व्याख्या है कि मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। मैकडूगल ने क्या कहा था कि व्यक्ति जो है वो कई सारी मूल प्रवृत्तियां लेकर आता है संसार में। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के होता है संवेगों से। इन मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की होती है उत्पत्ति, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनसे संवेगों की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कि किसके अनुसार तो ये होता है, मूल प्रवृत्तियां होती है, तो मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति जो होता है वो अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आते हैं। मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, कई प्रकार के संवेगों से। इन्होंने मूल प्रवृत्तियां जो है वो मैकडूगल ने कितने प्रकार की बताई हैं, 14 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि मूल प्रवृत्तियां भागना है, ये किससे है, इसका संवेग ये भय से है। उत्साह, युद्ध प्रियता, इसका क्रोध से है। और शिशुरक्षा, इसका वात्सल्य से है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर डे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी अभिप्रेरण या मोटिवेशन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो मोटिवेशन वही होता है जहाँ पे हमें आवश्यकता यानी कि नीड होती है। बिना नीड के हम किसी भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, हमें आवश्यकता है तभी हम सीटेट पास करना चाहेंगे, हमें आवश्यकता है टीचिंग जॉब की इसलिए हम यूपीटेट पास करना चाहते हैं। बिना आवश्यकता के हमारे यूपीटेट सीटेट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जहाँ तक आवश्यकता है वही मोटिवेशन है, वही पढ़ाई हो रही है। ठीक है, बिना हमें आवश्यकता के कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर हमें खाना मिल रहा है और हमारे पास जॉब है तो हम क्यों पढ़ेंगे, भैया जॉब के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यही होता है। ठीक है, मैस्लो ने भी कहा है कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है, यानी कि जिस तरह की हमारी नीड होगी, जिस तरह से हमारी आवश्यकता होगी, उसी प्रकार से व्यक्ति मोटिवेट होगा और प्रेरित होगा। आवश्यकता और प्रेरणा ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और प्रेरणा को आवश्यकता भी कहते हैं, यानी कि नीड और मोटिवेशन एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए मोटिवेशन को नीड भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, ऑप्शन ए है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। फोर्थ है सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को, तो ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्रियाएं कर सकते हैं। व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या फिर निर्माण के लिए शिक्षण को कई कार्य करने चाहिए, जैसे कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, सरल से जटिल यानी कि इजी टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको व्यापक अनुभव की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैसे एनवायरनमेंट का निर्माण करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक। साथ ही समायोजन की भावना का भी विकास करना चाहिए। किसके, समायोजन की भावना का। नेक्स्ट है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी, वॉरेन रॉस वैलेंटाइन की स्किनर। सही आंसर हो जाएगा रॉस। चिंतन ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और ये चिंतन की परिभाषा रॉस ने दी। किसने दी, रॉस ने दी। ठीक है, व्याख्या भी है कि रॉस के अनुसार चिंतन जो है ये मानसिक विकास का है ज्ञानात्मक पहलू या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। रॉस ने क्या कहा है कि जो चिंतन है ये हमारे मानसिक विकास का है ज्ञानात्मक पहलू या फिर हमारे मन की जो बातें हैं इनसे संबंधित है मानसिक क्रिया। क्या है, मानसिक क्रिया है।
नेक्स्ट है कि कल्पना के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? कल्पना इमेजिनेशन के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन ए है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन बी है कहानी सुनाना चाहिए। थर्ड है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान दें। फोर्थ है कि सभी क्रियाएं करें। तो अगर कल्पना का विकास करना है, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट करना है, तो सभी क्रियाएं आप कर सकते हो। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां भी प्रशिक्षित कर सकते हो, कहानी भी सुना सकते हो, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान दे सकते हो। तो व्याख्या है कि कल्पना का विकास करने के लिए कई कार्य करने आवश्यक होते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी को सुनाना, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना और सामाजिकरण होना चाहिए। भाषा सेकेंड हिंदी में है कि भेजिए मन भावन के, उद्धव के आवन के, शुद्ध ब्रज गावन में पावक जवे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, कुंभनदास, नंददास के जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। व्याख्या है कि उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये पंक्ति उद्धव शतक 1929 से ली गई हैं। इसकी अन्य रचनाएं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र आदि हैं। ये रचनाकार इसके कौन हैं? इन पंक्तियों के जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं? उद्धव शतक से। कब? 1929 में जो हुई थी। और इनके अन्य रचनाएं कौन सी हैं? गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भारतेंदु युग, भक्तिकाल, रीतकाल, छायावाद। सेंस हो जाएगा छायावाद। ठीक है, डॉक्टर जो नगेंद्र थे उन्होंने छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। तो छायावाद को किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्या कहा था? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। व्याख्या भी है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो छायावादी युग था इसको स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। नेक्स्ट है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यान। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार थे राहुल संकृत्यान। कौन थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यान। व्याख्या भी है कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यान। इनके और यात्रा हैं मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यान। इनके और यात्रा वतन कौन से हैं? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने और एशिया के दुर्गम भूखंड। नेक्स्ट है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला बाकी के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान कि निगूढ़। तो किसी बात का जो गूढ़ रहस्य जानता है उसे मर्मज्ञ कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है? मर्मज्ञ। नेक्स्ट है कि हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कौन सा कारक है? संबंध, अधिकरण, संबोधन कि अपादान। तो हे राम इसमें कौन सा है? इसमें है संबोधन कारक। ठीक है, हे राम तुम कहाँ हो, इसमें संबोधन कारक है। व्याख्या है कि संबोधन कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग, संबोधन कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है और हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। तो संबोधन कारक के लिए किसका प्रयोग होता है? विस्मय सूचक शब्द का। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता ने, यानी यहाँ पर भी ने लगा होता है वहाँ पे कर्ता कारक होता है। कर्म को, यहाँ पे जहाँ पे को लगा होता है वहाँ पे कर्म कारक होता है। करण से, यानी जहाँ पे से लगा होता है वहाँ करण कारक होता है। संप्रदान को या फिर के लिए, जहाँ पे संप्रदान कारक होता है वहाँ पे को या के लिए होता है। अपादान से अलगाव के लिए, यहाँ पे जहाँ पे अपादान कारक होता है वहाँ पे से लगता है लेकिन वो अलग होने के लिए लगता है। नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो वहाँ पे होगा अपादान कारक। संबंध का की, केरी, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन है, हो, अरे इत्यादि। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के अधिकरण में पर, संबोधन है। ऐसे करके से याद कर लेना। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कोई नहीं। तो
तो अगर बुढ़ापा की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। व्याख्या भी है कि बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है? जहाँ से किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार इन सब के बारे में बोध होता है, इन सब के बारे में पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व आदि, ठीक है। कौन कौन सा? जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व आदि। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। नेक्स्ट है कि उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो अगर हम उपकूल की बात करें तो उपकूल में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव। व्याख्या भी है कि उपकूल में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास क्या होते हैं? वे समास जिसमें पूर्व पद होता है प्रधान और उत्तर पद होता है गौड़, वहाँ पे होता है अव्ययीभाव समास, ठीक है। इसमें पहला पद अव्यय की प्रकृति का होता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट है कि वे शब्द जो धातु या फिर शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग की प्रत्यय। तो ऐसे शब्दों की बात करें जो धातु और शब्द के अंत में यानी लास्ट में जोड़े जाते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वहीं जो स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। व्याख्या भी है कि वे शब्द जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं वे कहलाते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश या वे होते हैं जो शब्द से पहले आकर उसमें विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। समास क्या होते हैं? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तो वहाँ पे समास होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द को बनाएं तो वहाँ पे क्या है? समास। अब वे क्या होते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं जहाँ पे लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो ये उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वहीं लिखाई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। व्याख्या है कि उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग हम उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उप। इसमें क्या होता है? वे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं हम उपसर्ग जो कि किसी शब्द से पहले उसका आकर उसके विशेष अर्थ को क्या कर देता है? प्रकट। नेक्स्ट है कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, कि कर्तव्य विमूढ़ होना, कि झगड़ालू होना। तो लोग कहते नहीं है कि तुम औंधी खोपड़ी हो यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। औंधी खोपड़ी होना यानी कि मूर्ख होना। वहीं की कर्तव्य विमूढ़ होना यानी कि अनिश्चयात्मक स्थिति। निश्चय कैसी होना? अनिश्चयात्मक, यानी कि क्या करें क्या ना करेंगे समझ में ही ना आना, ठीक है। तो वो होती है कि कर्तव्य विमूढ़ होना। नेक्स्ट है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे। सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। त्यागपत्र एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं। कौन है? जैनेन्द्र। व्याख्या है कि त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। तो त्यागपत्र किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का। त्यागपत्र में स्त्री के कैसे व्यक्तित्व का चित्रण है? विद्रोही। इसमें प्रमुख कौन है? मृणाल, प्रमोद और शीला। वहीं जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास कौन से हैं? परख, सुनीता,
त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। ठीक है, और जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास कौन से हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। और वहीं यशपाल के हैं प्रमुख उपन्यास झूठा सच, तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात। वहीं अज्ञेय के हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी की धीरेन्द्र वर्मा। तो अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करें तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। वहीं गार्सा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेटिव इन द हिंदुस्तान नाम से फ्रेंच भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा कि उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसने मुझे पास आने को कहा, ये वाक्य शुद्ध है। व्याख्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में उसने मुझे पास आने को कहा, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट है कि मुँह खोई बाचाल, पगु चढ़े गिरिवर गहन, जास कृपा सो दयाल, द्रवु सकल कलमल दहन। तो इनमें कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा की बरवे। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरठा। मुँह खोए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलमल दहन। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो सोरठा छंद है। सोरठा कैसा होता है छंद? सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। ये दोहे का होता है विपरीत यानी कि उल्टा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा कैसा छंद है? सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। ये दोहे का कैसा होता है? दोहे का उल्टा यानी कि विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इन चारों में से जो ये विशेष लिखा है ऑप्शन ए वाला, ये बिल्कुल शुद्ध है। विशेष ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने इसमें से क्या नहीं लिखा? साकेत, कामयानी, जयद्रथ, यशोधरा। तो जैसा हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने कामयानी नहीं लिखा, क्योंकि कामयानी तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बहुत ही फेमस है कामयानी, ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, इसके तहत आंसू, लहर, झरना ये सब जयशंकर प्रसाद की ही हैं। जबकि साकेत, जयद्रथ और यशोधरा ये है मैथिली शरण गुप्त का। व्याख्या है कि कामयानी मैथिली शरण की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, झरना, आंसू, लहर और चित्राधार। जो कामयानी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद की हैं उर्वशी, झरना, आंसू, लहर और चित्राधार। जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। ये सब पूछे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, जहाँ पे संख्या हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा होता है जहाँ पे संख्या होती है? द्विगु समास। व्याख्या भी है कि चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? कि संख्या पूर्वाद्विगु, यानी कि जिस समास में पूर्व पद होता है संख्यावाची वहाँ पे होता है द्विगु समास। जैसे कि पंचवटी, 5 वटियों का समूह, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग, चतुष्फल। इस सब में संख्या आ रही है तो ये सब कैसे हैं? ये सब है द्विगु समास। नेक्स्ट है कि बिना पढ़ा हुआ अंश, इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, क्या पठनीय। तो बिना पढ़ा हुआ अंश यानी कि अपठित। कैसा होता है? अपठित होता है। व्याख्या है कि बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द होगा अपठित, और जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठनीय कहते हैं। ऐसा शब्द जो पढ़ने योग्य ना हो वो क्या होता है? अपठनीय।
नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन बी है त्रुटियों का प्रकार गिनवाकर। थर्ड है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। फोर्थ है त्रुटियों की उपेक्षा कर कर। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण कराएं और लेखन अभ्यास कराएं। ठीक है। व्याख्या भी है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं उनका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। सेकेंड है उन्हें कविताएं याद हों। थर्ड है उन्हें मुहावरे याद हों। फोर्थ है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो अगर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। बच्चे कभी जो है दक्षता विकसित कर सकते हैं जब उन्हें सुनने और बोलने की क्या हो, पूरी आज़ादी हो। नेक्स्ट है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहते हैं। शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसमें निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं शब्द। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना किया जा सके, यानी कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसके और खंड नहीं कर सकते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण। और जिनका निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहते हैं शब्द। नेक्स्ट है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्क संगत कथन। तो वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से होते हैं प्रयोग उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं। व्याख्या भी है कि अनौपचारिक कथन वे कथन होते हैं जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं। तो एक ऐसे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका का संबंध है इलाहाबाद से। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। इस पत्रिका का संबंध है इलाहाबाद से। इलाहाबाद किस पत्रिका का संबंध है? हिंदी प्रदीप का है। व्याख्या भी है कि हिंदी प्रदीप 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादक तत्व में इलाहाबाद यानी प्रयाग से निकलती थी। ब्राह्मण 1831 प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से, समन्वय 1922 माधवानंद कलकत्ता से और माधुरी 1921 दुलारे लाल भार्गव लखनऊ से। तो हिंदी प्रदीप जो थी कब हुई थी? 1877 में। कहाँ से? बालकृष्ण भट्ट के संपादक तत्व में इलाहाबाद यानी प्रयाग से निकलती थी। ब्राह्मण ये कानपुर से निकलती थी 1831 में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। समन्वय ये कलकत्ता से निकलती थी 1922 में माधवानंद के द्वारा। और माधुरी ये लखनऊ से निकलती थी 1921 में दुलारे लाल भार्गव के द्वारा। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकेंड है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ है बाल मुकुंद गुप्ता। तो अगर सरस्वती की बात करें तो इसके हैं संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। व्याख्या है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे और एक ऐसी थी मासिक पत्रिका थी। मासिक मतलब महीने में एक बार छपने वाली। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक रहे थे? 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी होती। कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। तो इसमें जो ये कलरव है इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगी, तो ये कैसा है? अमात्रिक है। व्याख्या भी है कि कलरव अमात्रिक शब्द है, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है।
नेक्स्ट है कि तरनी तनुजा टटतमाल तरुवर वो छाया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा की उपमा। तो तरनी तनुजा टटतमल तरुवर वो छाया में ता शब्द बार बार आ रहा है और जिन वर्णों में एक सब वर्ण की उत्पत्ति जिन शब्दों में बार बार हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरनी तनुजा टटतमल तरुवर वो छाया में ता शब्द बार बार आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। व्याख्या भी है कि जहाँ पर समान वर्णों की आवर्ती हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर ता वर्ण की आवर्ती होने के कारण बार बार यहाँ पे कौन सा कारण होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट हमारा है कि रामचरितमानस में कंड का सही क्रम बताना है। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड। तो कॉमन सी बात है, रामचरितमानस तो सबने पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो टीवी पर देखी होगी या सुना होगा उसके बारे में। तो उसमें जो होता है सबसे पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। इसमें कुल 7 कांड है। तुलसी ने इन्हें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया। इनके खंडों का क्रम इस प्रकार है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की जी की। कितने कांड है? कांड है। कब पूरा किया गया था? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया गया। उनके कांडों का क्रम किस प्रकार है? इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहले बालकांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है और अयोध्या कांड को ही रामचरितमानस का हृदय कांड कहा गया है। उसके बाद अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है जो कि काशी में लिखा गया, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है और फिर उत्तर कांड आता है। तो सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड है। ठीक है, प्रश्नों का ये वाला क्रम बिल्कुल सही है। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंका कांड। नेक्स्ट है कि पराधीन सपने और सुख नहीं, यानी पराये सपनों से सुख नहीं मिलता। इस किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। तो ऑप्शन डी तुलसीदास की। पराधीन सपने और सुख नहीं ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की हैं। व्याख्या की पराधीन सपने और सुख नाही ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। नेक्स्ट है कि वे थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। तो थोड़ा बीमार, इसमें जो थोड़ा है ये परिमाणवाचक है। कैसा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। व्याख्या भी है कि वे थोड़ा बीमार है, इसमें थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगातार प्रश्न किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना आदि। तो वह थोड़ा बीमार, इसमें थोड़ा शब्द कैसा है? परिमाणवाचक है। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक होती है क्रिया विशेषण। और इसमें क्रिया के साथ क्या होता है? कितना, कितनी, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, ये सब लगे होते हैं। नेक्स्ट है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुर, मानस का हंस के अमृत और विष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानस का हंस। अमृतलाल नागर के मानस का हंस ये उपन्यास है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को क्या बनाया गया? आधार बनाया गया। ठीक है। व्याख्या भी है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया। बूंद और समुद्र, इस उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। बूंद और समुद्र कैसा एक उपन्यास है? इसमें बूंद किसका है? व्यक्ति का, और समुद्र किसका है? समाज का प्रतीक है। वहीं सुहाग का नुपुर मध्यकालीन कुलवधुओं और नगर वधुओं का है चित्रण। वहीं अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर के शेरशाह सूरी। जैसा हम जानते हैं कि दीन इलाही की जो स्थापना थी ये अकबर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने। और अकबर जो था ये हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं बाबर का पुत्र था। कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में की गई। ये सभी धर्मों के अच्छे गुणों का मिश्रित स्वरूप है।
दीन इलाही को तौहीद दे इलाही के नाम से भी जानते हैं। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 में की थी। ये क्या करता है? ये सभी धर्म के अच्छे गुणों का है कैसा? मिश्रित स्वरूप। और दीन इलाही को क्या कहते हैं? तौहीद इलाही के नाम से भी जानते हैं। कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समुद्रगुप्त। तो इसमें से जो समुद्रगुप्त थे इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसे? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, उन्हें ही भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। व्याख्या भी है कि गुप्त सम्राट थे समुद्रगुप्त ए। 335 से 375 के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। किन्हें? समुद्रगुप्त थे। कैसे थे? गुप्त सम्राट थे। कब? 335 से 375। इनके विजय अभियान को देखते हुए किसने? विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। और इन्हें ही सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के शैव धर्म। तो त्रिपिटक ग्रंथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये बौद्ध धर्मों का एक ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ के 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांत, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन। तो सुत्त पिटक यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत, विनय पिटक यानी कि बौद्ध संघ के नियम, और अभिधम्म पिटक यानी कि बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त द्वितीय? सी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, किसने? वह व्यक्ति जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, पहला गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम ही था। व्याख्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 तक गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसी के द्वारा सबसे पहले महाराजा धीराज की पदवी यानी कि उपाधि को धारण की गई थी। गुप्त संवत 319 से 300 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की और श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 था, प्रथम स्वतंत्र शासक था। महाराजा धीराज की पदवी यानी उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 319 से 300 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा किसने लिखा? अबुल फजल, बदायूं, गुलबदन बेगम कि हुमायूं? तो हुमायूंनामा जो था वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। कि हुमायूंनामा की रचना जो थी वो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इनके द्वारा की गई थी। और वहीं जो अबुल फजल थे इनके द्वारा आईने अकबर या फिर अकबरनामा की रचना की गई थी। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, जो किसकी बहन थी? हुमायूं की। और आईने अकबरी की रचना किसने की? ये अबुल फजल ने की। ठीक है, आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम? आंसर हो जाएगा कलपक्कम। भारत में परमाणु शक्ति का जो केंद्र है वो कलपक्कम है। क्या है? कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1893 में रूस के सहयोग से की गई, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है। तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? कलपक्कम है तमिलनाडु राज्य में। स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। किसके सहयोग से की गई? रूस के सहयोग से। और बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 800 मेगावाट है। कितनी है? 800 मेगावाट। वहीं तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव की संचालन। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, अधिकतम पूछा है तो वो है अपसौर, अगर न्यूनतम पूछता है तो वो होता है उपसौर। ठीक है, उपसौर जो होती है वो 3 जनवरी को होती है और अपसौर जो है वो 4 जुलाई को होती है। याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्याख्या भी है कि 4 जुलाई को
पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और ये घटना ही अपसौर कहलाती है। तथा जो 3 जनवरी आता है तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर आती है उपसौर। देखो उपसौर में भी ऐसे करके ऊ बना है, मतलब 3 बना है, तो उपसौर मतलब 3 जनवरी और अपसौर मतलब 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई बाद में आती है तो ये अधिकतम दूरी को दर्शाएगी और 3 जनवरी पहले आती है तो वह न्यूनतम दूरी को दर्शाएगी। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। तो ये देखो है हमारा 4 जुलाई अपसौर और 3 उपसौर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयनत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या 21 जून। तो अगर हम बात करें ग्रीष्म आयनात की तो ये 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है ग्रीष्म आयनत। और 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, व्याख्या भी है कि 21 जून को सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, 21 जून पर क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। ये घटना ही कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म आयनात कहलाती है। और ये घटना क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनात। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ग्रीष्म ऋतु। वहीं कर्क संक्रांति को ही ग्रीष्म आयनात भी कहते हैं। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत की अवरोधी पर्वत। सही आंसर है अवरोधी पर्वत। ठीक है, इन पर्वत प्रकारों में से भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है अवरोधी पर्वत। व्याख्या भी है कि अवरोधी यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। इसका ढाल तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। ठीक है, अवरोधी यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। इसका ढाल कैसा होता है? तीव्र तथा शिखर कैसा होता है? समतल। फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस, चिली की जापान। तो मेयान ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है और ये फिलीपींस के लुजाने द्वीप पर स्थित है। तो मेयान ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय यानी एक्टिव है, ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है और फिलीपींस के लुजाने द्वीप पर है स्थित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एस्चुरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल, यॉर्डंग पवन। सही आंसर हो जाएगा नूनाटक। नूनाटक भूमिगत जल ये सुमेलित नहीं है, जबकि एस्चुरी नदी, लटकती घाटी हिमानी और डोंग पवन ये सभी सुमेलित हैं। व्याख्या है कि एस्चुरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, यारडोंग पवन और नूनाटक हिमाच्छादन के बीच ऊंचे उठे टीले जो कि चारों तरफ हिम से घिरे रहते हैं नूनाटक कहे जाते हैं। नूनाटक किसे कहते हैं? तो हिमाच्छादन के बीच में उठे हुए जो टीले होते हैं जो चारों तरफ किससे घिरे रहते हैं? हिम यानी कि बर्फ से घिरे रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं नूनाटक। नूनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिम राशि के बिखरे हुए द्वीप के जैसे होते हैं और इसी कारण से नूनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। इस कारण से नूनाटक को क्या कहते हैं? हिमांतर द्वीप। नेक्स्ट है बिजली चमक और मेघ गर्जन विशेषताएं हैं क्षोभ मंडल की, समताप मंडल की, मध्य मंडल की, कियान मंडल की। सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल की। बिजली चमक और जो मेघ गर्जन है ये क्षोभ मंडल की विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, यहाँ पे वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, वहीं समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, यहाँ वायुमंडल संबंधी कोई घटना नहीं होती, इसीलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। मध्य मंडल जो होती है इसे मेसोस्फीयर कहते हैं और यहाँ पे जो है वो उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। अयान मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, यहाँ रेडियो तरंगे पाई जाती हैं और हमारे जो वायुमंडल है उसमें टोटल 5 परतें होती हैं। ठीक है, लास्ट वाली होती है एक्सोस्फीयर यानी कि बाहरी मंडल।
व्याख्या भी है कि वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि मेघ हो गया, गर्जन हो गया, आंधी हो गई, वर्षा हो गई, ये सभी वायुमंडल के सबसे निचले परत में घटित होती हैं, जिन्हें हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? ये होती हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में। कौन कौन सी? मेघ, गर्जन, आंधी और वर्षा। इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं और समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं होती हैं। कहाँ वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं होती हैं? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। ठीक है। और वायुमंडल में जो वायुमंडल संबंधी घटनाएं होती हैं, ये कहाँ होती है? ट्रोपोस्फीयर में यानी कि क्षोभ मंडल में, और इसे अधोमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? ऑप्शन ए है ब्राजील धारा, सेकेंड है क्यूरोशियो धारा, थर्ड है वेंगुला धारा, फोर्थ है गल्फ स्ट्रीम। आंसर हो जाएगा वेंगुला धारा। सबसे शीत महासागरीय धारा पूछा है तो ये जो वेंगुला धारा है ये शीत महासागरीय धारा है। ठीक है। वही गल्फ स्ट्रीम में गर्म धारा है, ये भी याद रखना। व्याख्या है कि वेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होती है। वेंगुला क्या होती है? ये वेंगुला जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जो दक्षिणी अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है। गल्फ स्ट्रीम तथा ब्राजील जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। तो अगर गर्म धाराओं के बारे में पूछे तो ये गल्फ स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब गर्म होता है, तो ऐसे याद कर लेना कि जहाँ पे स्ट्रीम है वो गर्म ही होगा, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। और ब्राजील जलधारा भी कैसी है? ब्राजील जलधारा भी अटलांटिक महासागर की है, गर्म धारा। वहीं बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, ठंडी जलधारा। ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे की ओर चलती है। तो गर्म पूछे तो गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील है, कैसी हैं? ये अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। बेंगुला जलधारा दक्षिण अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005 या जून 2005। आंसर हो जाएगा जून 2005। सूचना का अधिकार जो ये अधिनियम है ये जून 2005 में पारित किया गया है। कब? जून 2005 में किया गया पारित। व्याख्या भी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो सूचना का अधिकार कब आया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को कहाँ से पारित किया गया? संसद में। ये अधिनियम प्रभावी कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। कहाँ छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की बात करें तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। व्याख्या है कि भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव जो था ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में संपूर्ण क्रांति की हुई थी स्टार्टिंग। दल विहीन लोकतंत्र का विचार सबसे पहले आया था एम.एन. रॉय ने, जिसे महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था। और बिहार में विख्यात जो जेपी आंदोलन द्वारा जयप्रकाश नारायण भी ने इस विचारधारा का किया था, जो था उसको ठोस बनाया था। तो इसमें एक आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो 42वें संविधान पहले क्या था कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इसमें हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर आगे चल के 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, इसलिए वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और ये हमने रूस यानी कि रसिया से लिए गए हैं। और ये हमारे भारत के संविधान के भाग 4A में है। मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4A में और 51 आर्टिकल A में, ये भी याद रखना।
व्याख्या है कि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और 11 हैं। जरूरी बातें वो मैंने आपको बता दी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। कब हुआ? 1976 में। आर्टिकल कौन सा? 51 का है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कहाँ से लिए गए? हमने रूस से लिए हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, 270, 380, 180। तो वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 2 वित्त आयोग की बात करें आर्टिकल 280 में है भारतीय संविधान के। ठीक है, व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है इसका गठन किया गया। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन करना। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 280 है। किसके बारे में बात की गई है? वित्त आयोग के गठन के बारे में। मुख्य कार्य क्या है? कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच वित्त का यानी कि पैसे का आवंटन करना है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7 कि 9? सही आंसर हो जाएगा 5। संवैधानिक प्रश्नों की जो सुनवाई है ये 5 न्यायाधीश यानी कि 5 न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने करते हैं? न्यूनतम यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है इसके लिए। नेक्स्ट है कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई? 6 अक्टूबर 1985, अप्रैल 1977, 26 जनवरी 1950 के 23 सितंबर 2013। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था कि लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी, तो इसमें मिला था बोनस। ठीक है, व्याख्या है कि भारत में सबसे पहले जो लोक अदालतें की ये 1982 या 1982 में गुजरात राज्य में लगाई गई थी। तब से लेकर 1999 ईस्वी तक देश के विभिन्न भागों में 40,000 से अधिक लोक अदालतें लगाई गईं। लोक अदालत की स्थापना को जो विचार था वो सबसे पहले भारत के जो पूर्व न्यायाधीश के PN भगवती इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, पी ने विकल्प ए सही उत्तर माना है। वैसे इसमें बोनस अंक हमें मिले थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबल प्लान की नेहरू रिपोर्ट? तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी संविधान सभा थी कैबिनेट मिशन की स्तुति के आधार पर स्थापित की गई थी। वही क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। ठीक है, इसी आधार पर हमारी जो संविधान सभा थी ये संविधान सभा जो थी स्थापित की गई थी। व्याख्या भी है कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। भारत कब आया था? 1946 में। कौन? कैबिनेट मिशन। मुख्य कार्य इसका था कि भारतीयों को स्थानांतरित करने के उपाय सुझाना। इसी मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का किया गया गठन। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जुलाई 1946 में। ये कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था और जो ये हमारा गठन था ये जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है कि दक्षेश के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ है? तो ये प्रीवियस ईयर है। मतलब ऐसे क्या होता है कि कुछ जो ये प्रीवियस ईयर का है तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है। क्या है कि करंट के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स कर लेता है, तो करंट भी थोड़ी बहुत देख लेना जो हमारी रिलेटेड हो। तो इसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव। तो प्रीवियस ईयर तो आएगा नहीं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। मालदीव की कैपिटल है माले थिम्पू। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है संगीत सुधारकर, संगीत दिवाकर, संगीत शास्त्र की संगीत रत्नाकर। तो पंडित सारंगदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ है इसका नाम है संगीत रत्नाकर। क्या है? जो पंडित हैं सारंगदेव इनके द्वारा रचित है ग्रंथ, इनका नाम है संगीत रत्नाकर। व्याख्या है कि भारतीय संगीत शास्त्र के विद्वान हैं पंडित सारंगदेव। इनके द्वारा रचित संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक संगीत रत्नाकर की रचना की गई है। किसकी? संगीत रत्नाकर की रचना।
नेक्स्ट है कि भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल, प्राचीन काल, ब्रिटिश काल कि आधुनिक काल? सही आंसर हो जाएगा मध्यकाल। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में जो मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मध्यकाल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। व्याख्या है कि मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रश्रय दिया गया, जिसके द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज हुई तथा संगीत की कई नवीन शैलियों का विकास हुआ। तो कब मध्यकाल को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रश्रय दिया गया था, संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज हुई थी और संगीत की कई नवीन शैलियों का हुआ था इसमें विकास। नेक्स्ट है कि क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? तो ये बताओ इसमें से मालिका किसने लिखी है? सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, भातखंडे ने लिखी है। ठीक है, मालिका जो है भातखंडे ने लिखी है। व्याख्या है कि क्रमिक पुस्तक जो है मालिका, यह हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई। पंडित भातखंडे की अन्य रचनाएं हैं लक्ष्य संगीतम, अभिनव राग मंजरी। लक्ष्य संगीतम में 1910 में चतुर पंडित के उपनाम से प्रकाशित हुई और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की हुई थी स्थापना। तो क्रमिक पुस्तक मालिका हिंदुस्तान संगीत के पुनरुद्धार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो इस तरह के भैया क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टेट में, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देख के जाना। नेक्स्ट है, इनमें एक संधि प्रकाश राग है, जौनपुरी, भैरवी, बिहाग की वृंदावनी सारंग। तो संधि प्रकाश राग की बात करें तो वो भैरवी है। कौन सा है? भैरवी है। ठीक है, राग भैरवी यानी कि राग भैरवी जो है ये संधि प्रकाश उषा काल में गाया जाने वाला राग है। संधि प्रकाश मतलब होता है उषा काल में जाने वाला राग कौन सा है? राग भैरवी है। नेक्स्ट है कि इनमें एक संगीत में माना जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये सामवेद, जो सामवेद है ये एक संगीत में माना जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शास्त्रीय सामवेद, शास्त्रीय संगीत में। तो संगीत में किसको माना जाता है? सामवेद को मानते हैं। ठीक है, 4 वेद हैं इसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। तो जो सामवेद है ये संगीत का है, जो अथर्ववेद है ये जादू टोनों का है, और जो यजुर्वेद है यज्ञ का है, और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। तो वेद पूछे कितना है तो मान लेना वेद 4 है। सबसे पुराना कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे नया कौन सा है? ये अथर्ववेद है। ठीक है, तो सामवेद को हम संगीत का कहते हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय सामवेद। इसमें संगीत की विभिन्न विधियों और पक्षों का उल्लेख है। किसमें? संगीत की विभिन्न विधियां और पक्षों का उल्लेख। नेक्स्ट है कि अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, यानी अल्फांसो किसकी प्रचलित किस्म है? नाशपाती की, केला की, आम की, सेब की। तो अल्फांसो जो है यह आम की है। किसकी है अल्फांसो एक प्रचलित किस्म? ये आम की यानी मैंगो की है। ठीक है, व्याख्या भी है कि अल्फांसो आम की एक प्रचलित प्रजाति है। इस प्रजाति के आमों का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। इस प्रजाति के जो आम होते हैं इनका निर्यात कहाँ होता है? यूरोपीय देशों में। और अल्फांसो किसकी है? आम की है। कैसी? प्रचलित प्रजाति। नेक्स्ट है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? षटभुजाकार विधि, आयतकार विधि, कट्टूर विधि कि पूरक विधि? आंसर हो जाएगा कट्टूर विधि। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कट्टूर विधि को अपनाई जाती है। कौन सी? कट्टूर विधि। ठीक है, व्याख्या है कि कट्टूर विधि एक सीढ़ी नुमा खेती होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं। इसे ही समुच्च खेती कहते हैं। तो कट्टूर विधि कैसी होती है? सीढ़ी नुमा खेती जैसी होती है। किसकी जैसी? सीढ़ी नुमा खेती जैसी, जो कहाँ बनाई जाती है? पहाड़ी ढालों पर। जो पहाड़ी ढाले हैं वहाँ। अतः इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं और इसे ही समुच्च खेती कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर खेतों में लगाए जाते हैं बाग और इसे कहते हैं समुच्च खेती। नेक्स्ट है कि जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, यानी जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? साइट्रिक एसिड, फल का गुदा, नमक की पेक्टिन। तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है पेक्टिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेक्टिन।
पेक्टिन जो होता है ये पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जैम और जेली बनाने में किया जाता है। तो पेक्टिन क्या होता है? ये पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक होता है चिपचिपा पदार्थ। कैसा? चिपचिपा। और ये इसका प्रयोग किसके करते हैं? जैम और जेली बनाने में। किसको? जैम और जेली बनाने में। नेक्स्ट है कि आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है? बहुभ्रूणी है। अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, दशहरी। तो आम की चंद्रकली किस्म है बहुभ्रूणी। कौन सी? चंद्रकली। व्याख्या भी है कि चंद्रकली आम की प्रजाति है जो कैसी होती है? बहुभ्रूणी होती है और ये मुख्यतः केरल में उगाई जाती है। चंद्रकली कहाँ उगाई जाती है? मुख्यतः केरल में। किसकी प्रजाति है? आम की। कैसी है? बहुभ्रूणी है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है कि करंतन हेतु, सेकंड है पौध प्रसारण हेतु, थर्ड है खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, फोर्थ है कि काट छांट हेतु। सही आंसर हो जाएगा खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। गार्डन रेक का उपयोग क्यों करते हैं? खरपतवार एकत्रीकरण हेतु करते हैं। व्याख्या है कि गार्डन रेक एक मशीनी संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह एकत्रित किया जाता है। तो गार्डन रेक क्या है? एक मशीनी संयंत्र है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं कि जो खरपतवार होता है उसको एक जगह पे करते हैं एकत्र। नेक्स्ट है कि अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कोहनी में, कपाल में, कलाई में कि घुटने में? तो सही आंसर हो जाएगा कपाल में। जो अचल संधि होती है ये कपाल में पाई जाती है। व्याख्या भी है कि अचल संधि कपाल यानी सिर की हड्डियों में पाई जाती है। घुटने तथा कोहनी हिंज संधि पाई जाती है। यानी अचल संधि कहाँ पाई जाती है? कपाल या सिर की हड्डियों में। जो हमारे घुटने और कोहनी होते हैं इसमें पाई जाती है हिंज संधि। नेक्स्ट है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था तो बच्चे कह रहे थे बहुत ईजी है मैम, ऐसे नहीं आते। तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर में इस तरह के पूछे गए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका हार्ड, मीडियम और इजी इनके साथ ही बनता है। तो आपका पेपर का लेवल अगर मॉडरेट भी आता है तो उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन है और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत इजी हैं। तो ऐसे भी देख के जाइएगा, हो सकता है आपकी इजी ना गलत हो जाए। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कम्युनिटी पोस्ट में डेली आंसर दिया कीजिए, उससे आपको पता चल जाता है। ऑप्शन ए है H2O2, सेकेंड है H2O, थर्ड है HO2, फोर्थ है 2HO। तो H2O बचपन से पढ़ा है कि H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के 2 अणु तथा ऑक्सीजन परमाणु का 1 अणु होता है। तो हमारा जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के कितने होते हैं? अणु 2 और ऑक्सीजन परमाणु के कितना अणु होते हैं? 1। नेक्स्ट है कि रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा, हृदय, अमाशय की फेफड़े? सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। हमारे रक्त की शुद्धि यानी कि जो ब्लड होता है वो कहाँ पे जाकर शुद्ध होता है? तो ये गुर्दे में होती है। कौन से अंग में? गुर्दे में। व्याख्या है कि गुर्दा यानी कि किडनी ये मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। मानव शरीर का जो रक्त है उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? गुर्दा यानी कि किडनी करती है। नेक्स्ट है कि लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज, पेप्सिन। तो लार ग्रंथियों में होता है टाइलिन। किसमें होता है? टाइलिन होता है। लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन नामक जो रस यानी कि एंजाइम जो होता है वह स्रावित होता है जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। ये और यही भोजन में उपस्थित 30% माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। तो लार ग्रंथियों में कौन सा नाम होता है? टाइलिन होता है। याद रखना टाइलिन। ठीक है। ये क्या करता है? ये भोजन को पचाता है और भोजन में कितने प्रतिशत होती है? 30% माल्टोज को उसको बदल देता है शर्करा में। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी की कृत्रिम तंतु? तो बताइए वो किस प्रकार के वस्त्र हैं जहाँ अरारोट का कलफ लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूती। सूती प्रकार के वस्त्रों में लगता है अरारोट का कलफ। ठीक है। कहाँ लगता है अरारोट का कलफ? सूती वस्त्रों में। व्याख्या है कि सूती वस्त्रों में लगता है अरारोट का कलफ जिससे वस्त्र कड़ा और चमकीला हो जाता है। इसे स्टार्च ए माड़ी भी कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगता है? अरारोट का कलफ जिससे वस्त्र कैसा हो जाता है? कड़ा और चमकीला। इसे क्या कहते हैं? स्टार्च और माड़ी कहते हैं। ठीक है। तो अरारोट का कलफ लगता है सूती वस्त्रों में, वस्त्र हो जाता है कड़ा और चमकीला, इसे स्टार्च या माड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का मृद
नेक्स्ट है कि किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रताग्राही जल की कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा केशिका जल। ठीक है, किस प्रकार का मृदा जल? तो केशिका जल है। इस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, पौधों द्वारा कौन सा जल ग्रहण करते हैं? केशिका जल। व्याख्या भी है कि मृदा में उपस्थित जो केशिका जल होता है ये पौधों को जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों द्वारा ग्रहण ये किया जाता है। नेक्स्ट है कि दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है? जफराबादी, मुर्रा, मेहसाना की भदावरी। सही आंसर हो जाएगा भदावरी। ठीक है, दूध में सर्वाधिक वसा जो है वो भदावरी उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है भदावरी। व्याख्या है कि दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? भदावरी नस्ल की होती है। इस नस्ल की भैंसों में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 6.12% होता है। कितना? 6.12। वहीं मुर्रा भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। इसे दिल्ली भैंस भी कहते हैं। कौन सी है? मुर्रा है। ये क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है और इसको क्या कहते हैं? दिल्ली भैंस कहते हैं। तो दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है। वसा का प्रतिशत कितना होता है? 6.12% होता है। भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली होती है मुर्रा और इसे दिल्ली भैंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि गुल्ली डंडा फेलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मटर, बाजरा, मक्का की गेहूं। सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गुल्ली डंडा फेलेरिस माइनर जो है वो गेहूं फसल का प्रमुख खरपतवार है। कौन सी? गेहूं का। और जो गेहूं होता है वो एक रबी की फसल होती है। वहीं चावल जो है वो किसकी फसल है? खरीफ की। ठीक है, और जायद की फसल में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब आते हैं। व्याख्या है कि गुल्ली डंडा फेलेरिस माइनर गेहूं की फसल का खरपतवार है जो गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है। इसे बलूरी या बरूली के नाम से जानते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे गेहूं का मामा कहते हैं। तो गेहूं का मामा कहाँ कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और बलूरी या बरूली भी कहते हैं। गुल्ली डंडा फेलोरिस माइनर इसकी है गेहूं की। नेक्स्ट है कि भंडारण के समय बीज में नमी कितनी होनी चाहिए प्रतिशत? 8 से 10, 20 से 25, 30 से 35 की 40 से 45। सही आंसर हो जाएगा 8 से 10। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत 8 से 10 होनी चाहिए। ठीक है, भंडारण के समय बीज में कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए? 8 से 10% होनी चाहिए नमी। व्याख्या है कि भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत लगभग 8 से 10% होनी चाहिए। कितनी? 8 से 10। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? जल, वायु, ढाल के विपरीत जुताई की तृण रहित खेती। सही आंसर हो जाएगा ढाल के विपरीत जुताई। भूक्षरण का कारक नहीं पूछा है तो भूक्षरण का कारक ढाल के विपरीत जुताई नहीं है। ठीक है, व्याख्या है कि भूक्षरण के कई कारण होते हैं जैसे कि जल, वायु, तृण रहित खेती, वर्षा, मेड़बंदी का ना होना, उचित प्रबंधन का ना होना के विपरीत जुताई भूक्षरण को कम करने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? लाल रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग की गहरा नीला रंग। सही आंसर हो जाएगा हरा रंग। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद जो है वो हरा रंग आता है। ठीक है, ब्लू कलर के बाद जो होता है वो ग्रीन कलर आता है। व्याख्या है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनका क्रम बैंगनी, नीला या जामुनी, इंडिगो, आसमानी या नीला, ब्लू, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग होते हैं और नीले रंग के बाद हरा रंग आता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7। कौन कौन से? बैंगनी, नीला, जामुनी यानी कि इंडिगो, आसमानी या नीला यानी कि ब्लू, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। और नीले रंग के बाद कौन सा आता है? हरा रंग। नेक्स्ट है कि रस्किन के अनुसार कला क्या है? यानी कि जो कला है वो क्या है रस्किन के अनुसार? ऑप्शन ए है कि कला जीवन है, सेकंड है कि कला सौंदर्य है, थर्ड है कि कला अभिव्यक्ति है, फोर्थ है कि कला अनुकृति है। तो अगर हम बात करें रस्किन के अनुसार कला तो ये कला जीवन है। क्या है? कला जो है वो जीवन है। व्याख्या भी है कि रस्किन बॉन्ड प्रसिद्ध लेखक और कहानीकार थे और इनके अनुसार जीवन एक कला है अर्थात कला जीवन है। ठीक है, किसके अनुसार? रस्किन बॉन्ड के अनुसार। कौन थे? लेखक और कहानीकार थे। क्या है? जीवन एक कला है अर्थात कला ही जीवन है।
नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, यानी कि राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद की कानपुर। तो राज्य ललित कला अकादमी की बात करें तो ये लखनऊ में। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं, ये भी याद रखना, और ये भारत की कैपिटल भी है। वहीं आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। यहाँ ताजमहल स्थित है, जिस देश का वर्तमान नाम जो है प्रयागराज है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है, और कानपुर जो है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। स्थापना 8 फरवरी 1962 में की गई। कब? 8 फरवरी 1962 में। नेक्स्ट है कि बाज पंछी चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो बाज पंछी नामक चित्र का चित्रण ये जहांगीर के शासक के काल में हुआ था। किसके? जहांगीर के। ठीक है। अगर मुगल वंश की बात करें तो 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर गए। बाद में उन्होंने 1527 का खानवा युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेरी युद्ध लड़ा था, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। ठीक है। इनकी ट्रिक भी है, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेली चढ़े, घाघरा उठाकर। तो इस तरह से युद्ध करने के बाद 1530 में ये खत्म हो गए थे। और इनके बाद जो थे इनके पुत्र हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद इनके पुत्र जो थे वो अकबर आए थे। अकबर के बाद जो थे वो जहांगीर आए थे, और जहांगीर के बाद इनके पुत्र शाहजहां आए थे। ये सब याद रखना, ये इनके क्रम है। क्रम से लगाने को पूछ लेता है, तभी ऐसे क्वेश्चन काम में आते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट है कि बाज पंछी के चित्र का चित्रण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुआ। जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। किसका स्वर्णकाल? चित्रकला का। नेक्स्ट है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 2, 3, 5 की 1। तो प्राथमिक रंग की बात करें तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग होते हैं 3। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो लाल होता है यानी कि रेड, एक होता है हरा यानी कि ग्रीन, एक होता है नीला यानी कि ब्लू। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू। मूल प्राथमिक रंग भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से है संबंधित? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। सही आंसर हो जाएगा हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक ये हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट है कि टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? ऊंची कूद, लंबी कूद, जैवलिन, शॉट पुट। सही आंसर हो जाएगा लंबी कूद। टेक ऑफ बोर्ड जो है वो लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। व्याख्या है कि टेक ऑफ बोर्ड ये लंबी कूद स्पर्धा से है संबंधित। टेक ऑफ बोर्ड एक स्थान होता है जहां से खिलाड़ी कूदता या उछलता है। तो टेक ऑफ बोर्ड कैसा है शब्द? लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित। टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है? एक स्थान होता है जहां से क्या होता है कि खिलाड़ी कूदता है और उछलता है। नेक्स्ट है कि बोनस लाइन किस खेल से है संबंधित? खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो बोनस लाइन एक कबड्डी से है। किससे है? कबड्डी से। व्याख्या है कि बोनस लाइन शब्द कबड्डी खेल से है संबंधित। नेक्स्ट है कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 7, 9। तो फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 यानी कि 11 होती है। फुटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। नेक्स्ट है कि लाबी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो लाबी ये खो खो से है। ठीक है। खो खो खेल होता है। खो खो से लॉबी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना, यानी कि जो सोशल साइंस होती है, सोशल स्टडीज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में कौन सी भावना का विकास करना? ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीयता की भावना का, ऑप्शन बी है कि प्रांतीयता की भावना का, ऑप्शन सी है कि स्थान विशेष की भावना का, और ऑप्शन डी है जातीयता की भावना का। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भावना का विकास करना है, ताकि वे राष्ट्र के गौरव को समझने तथा राष्ट्रीय एकता संबंधी में अपना योगदान दे सके। कि राष्ट्र के गौरव क्या होता है उसको समझ सके, और राष्ट्रीय एकता संबंधी में क्या दे सके? योगदान। नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? इन चारों विषय में से हमें वे विषय बताना है जो सोशल स्टडीज़ को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है नागरिक शास्त्र, सेकंड है इतिहास, थर्ड है भूगोल, फोर्थ है रसायन शास्त्र।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रसायन शास्त्र। ये सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, जबकि नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल ये तीनों प्रदान करते हैं। व्याख्या भी है कि सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान करने वाले विषय इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल यानी कि जियोग्राफी, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी है। वही रसायन शास्त्र है ये विज्ञान विषय का भाग है। रसायन शास्त्र किसका है? विज्ञान विषय का भाग। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक या भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। एम.फी. मुफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग और आर.सी. एडविन। तो अगर करें सामाजिक अध्ययन लोगों और सामाजिक या भौतिक वातावरण के प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित, तो वह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। व्याख्या भी है कि एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है ये लोगों तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। किससे है? सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी जो पारस्परिक क्रिया है उससे संबंधित। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षक सामग्री है, यानी कि जो सोशल अध्ययन है इसके अंतर्गत जो भूगोल यानी जियोग्राफी है इसके शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है सामग्री शिक्षण सहायक? फर्स्ट है मानचित्र, सेकंड है समय रेखा चित्र, थर्ड है फ्लैश कार्ड, फोर्थ है बैरोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानचित्र। ठीक है, कौन सा है भूगोल में? जियोग्राफी में वो मानचित्र यानी कि मैप है। व्याख्या है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण एवं सबसे ज़्यादा उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है मानचित्र, क्योंकि भूगोल ये भौतिक स्थितियों से संबंधित होता है। मानचित्र पर अंकित होते हैं, किस पर? मानचित्रों पर होते हैं अंकित। नेक्स्ट है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेपसन, प्रोफेसर घाटे की जोन्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर घाटे। इतिहास और ये हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कथन है प्रोफेसर घाटे का। ठीक है, व्याख्या भी है कि प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास ये हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिरों को निर्मित किसने कराया था? होलकर, पल्लव, बुंदेला की चंदेल। तो खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये चंदेलों ने बनवाए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसने? चंदेलों ने। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है स्थित। इसका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने करवाया। चंदेल शासकों में धंग, गंड और यशो बर्मन जो थे ये प्रमुख थे। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कब? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और ये कैसे के? धंग, गंड और यशो बर्मन इसमें प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था नागसेन, सुश्रुत, चरक की अश्वघोष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरक। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो था वो चरक का। कौन था? चरक था। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। के वास्तविक संस्थापक कौन थे? कुषाण शासक थे कनिष्क। ठीक है, इनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? चरक। और चरक ने चरक संहिता नामक जो आयुर्वेद ग्रंथ है इसकी की है रचना। और अश्वघोष जो था वो कनिष्क का दरबारी राजकवि था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया? देखो नहीं पूछा है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद की बुलंद दरवाजा। तो सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। इसे शाहजहां ने निर्मित नहीं किया है, जबकि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद ये सभी शाहजहां ने निर्मित की है। व्याख्या भी है कि शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख स्थापत्य हैं ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, जबकि बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1601 में गुजरात विजय के स्मृति में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने। कब? 1601 में। कौन सी विजय की स्मृति में? गुजरात विजय की स्मृति में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। जबकि शाहजहां ने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद जो थी इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920, 1930, 1940, 1941। और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में किया था। 1942 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ये 1920 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, साविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने चलाया था।
तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया। ठीक है, ये सब याद रखना। महात्मा गांधी जिन्हें भारत के राष्ट्रपिता भी कहते हैं। भारत के नोटों पर इनकी जो है वो फोटो भी चिपकी रहती है। ये 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 23 फरवरी 2014 को हुआ था। 6 to 8 का था। इसके पहले 1, 1, 2, 5 के इसके काफ़ी प्रीवियस ईयर बना रखे हैं। ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। आप कमेंट्री पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।